नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने तीन विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के साथ हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन हैं। जब चुनाव सिर पर हैं, उस वक्त इस सम्मान को एक तबका सियासी चश्मे से भी देख रहा है, खासकर उस स्थिति में जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने वाले चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ जाने का साफ संकेत दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, 24 कैरेट की ईमानदारी और 24 कैरेट का ही अक्खड़पन, 24 कैरेट की सादगी और 24 कैरेट की राजनीतिक समझ, 24 कैरेट का देसी अंदाज और 24 कैरेट का आर्थिक ज्ञान। भारतीय राजनीति के उस अनुपम योद्धा चौधरी चरण सिंह को सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चौधरी चरण सिंह का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। वो गुलामी के दिन थे तो महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनते हुए चरण सिंह भी स्वतंत्रता के एक योद्धा बन गए। आजाद भारत में कांग्रेस के सिपाही बने, लेकिन चरण सिंह ही वो नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनौती दी। 1951 में चरण सिंह यूपी की गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन 1967 में भारतीय क्रांति दल की स्थापना की। उसी साल वो उत्तर प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। हालांकि चरण सिंह कांग्रेस में रहते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे कद्दावर नेता से वैचारिक सवालों पर भिड़ जाते थे। उन्होंने पंडित नेहरू से और कांग्रेस पार्टी से अपनी असहमति दिखाई जब कृषि का बजट, ग्रामीण भारत का बजट 35% से घटा करके 15% किया गया। वो इस अदला बदली के खिलाफ थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति को चुनौती देने के लिए चरण सिंह ने एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया। चरण सिंह ने जो राजनीतिक फॉर्मूला बनाया उसको अजगर कहा गया। अजगर में अ का मतलब अहीर, ज का मतलब जाट, ग का मतलब गुज्जर और र का मतलब राजपूत। बाद में उसमें मुसलमानों को जोड़ा तो अजगर वाला फॉर्मूला मजगर हो गया। इस फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश में पहली बार कांग्रेस के मुस्लिम आधार को कमजोर बनाया। चरण सिंह उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी राजनीति की धुरी बन गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1975 में इमरजेंसी लगी तो उनको भी जेल भेजा गया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो चरण सिंह गृह मंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से उनका टकराव इतना बढ़ गया कि चरण सिंह ने उनको बर्खास्त कर दिया। बाद में वो फिर सरकार में आए, लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव देकर चरण सिंह को जनता पार्टी से अलग कर दिया। मैं चरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित कांग्रेस के समर्थन से वो प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। फिर भी देश के सबसे सम्मानित नेताओं में उनकी गिनती हमेशा से होती रही है। एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान उस वक्त हुआ है जब लोकसभा चुनाव सिर पर नाच रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने का मन
पक्का कर चुके हैं। भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल। इससे पहले जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा, उसके तुरंत बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट करके इतना लिखा कि दिल जीत लिया। अब दिल जिसके साथ हो, आदमी उसके ही साथ चला जाता है। चौधरी साहब की राजनीति किसानों के हितों की थी। उस किसान हित की उपजाऊ मिट्टी पर नजर तो सबकी रहती है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। वो कांग्रेस से संबंधित थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद से हटते हटते उनके रिश्ते कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार से खराब हो गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दे दिया। राव को एनटी रामा राव ने कभी तेलुगु बिड्डा कहा था, यानी तेलुगु का बेटा। तो क्या इन चुनाव में तेलुगु बिड्डा को मिला ये सम्मान रंग दिखाएगा? उन्नीस के लोकसभा चुनाव के वक्त पीवी नरसिम्हा राव के सामान से भरा ट्रक दिल्ली से नागपुर जा चुका था। उन्होंने बिन कहे राजनीति से संन्यास की मुनादी कर दी थी, लेकिन राजीव गांधी की बीच चुनाव में हत्या ने देश की राजनीति बदली और नरसिम्हा राव की किस्मत। वो प्रधानमंत्री बन गए और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। There was nothing more to do. You see, you had no money. You are going to become a defaulter within two weeks. Right. And you can imagine what it means for India to become a defaulter. We have always been paying our installments of debt in advance. That has been our record. And once you become a defaulter, your entire economy, your honor, your place in the Committee of Nations, everything goes haywire. नरसिम्हा राव 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उनके खाते में अर्थव्यवस्था को सुधारने की कामयाबी गई, तो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों ने उनके दामन को दागदार भी किया। लेकिन उनकी कामयाबियों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने नरसिम्हा राव को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा है। जिस कांग्रेस पर आरोप लगता है कि नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके शव को कांग्रेस दफ्तर में आने तक नहीं दिया, अब उस कांग्रेस के नेता भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। चौधरी चरण जी को, Prime Minister Chaudhary Charan Singh and Bharat Ratna for PV Narasimha Rao, ma'am. Well, I welcome them. Why not? राजनीति में उस मुकाम तक पहुंचे जहां वो 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हो या हर्षद मेहता का रिश्वत लेने का आरोप या हवाला कांड, हर जगह नरसिम्हा राव की नीति और नियत पर सवाल उठते रहे। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में राव ने एक बार खुद कहा था कि पीएम पद जिंदगी में क्या क्या नहीं छीन लेता है। You have to lose it. When you are in power, you have to lose many things in life. 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिरी तो नरसिम्हा राव ही देश के प्रधानमंत्री थे। राव पर आरोप लगता है कि उनकी निष्क्रियता के कारण ही कार सेवकों ने मस्जिद तोड़ दी थी। Betrayal is something which is never detected. A conspiracy is something which comes to light much later, when only hindsight functions. Indira ji would not have been assassinated, Rajiv ji would not have been assassinated if the knowledge about the conspiracy had been available earlier. कहा जाता है कि कांग्रेस ने 2 कारणों से राव से किनारा करना शुरू कर दिया था। एक मुस्लिम वोट खिसकने और दूसरा राव का नेहरू गांधी परिवार को नजरअंदाज करने से। राव का परिवार भारत रत्न मिलने के मौके पर कांग्रेस पर तंज कसने से नहीं चूका। 60-70 इयर्स उन्होंने जितना मेरा बचपन से देख रहे, उन्होंने तो एक ही पार्टी में सर्विसेज रेंडर करे, वही पार्टी थ्रू
उन्होंने सर्विसेज करे देश को, मगर दूसरा पार्टी वालों ने रिकॉग्नाइज करे। दिस इज अ ग्रेट। जाहिर है कि चुनावी मौसम में मिले भारत रत्न का एक सिरा वोटों की राजनीति से भी जुड़ता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु से आने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। जब देश के पास पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, तब उन्होंने हरित क्रांति दी थी। अंग्रेजों ने इस देश को इस तरह लूटा कि जब आजादी मिली तो पूरे देश का पेट भरने के लिए अनाज तक नहीं था। लेकिन ये मुश्किल चुनौती 20 साल के भीतर दूर हो गई। तो इसके पीछे इस चेहरे का नाम है एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने गेहूं के शानदार उत्पादन के साथ देश में हरित क्रांति लाई थी और उस तपस्या के लिए उनको मिला है भारत रत्न। उनका ये कहना था कि हरित क्रांति एक म्यूजिक सिम्फनी की तरह है, जहां साइंटिस्ट्स, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स और फार्मर्स तीनों का बहुत जरूरी उसमें भाग था। एमएस स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति का पिता माना जाता है। जब देश बड़ी मात्रा में अनाज का आयात करता था, उस दौर में वो शुरू हुआ। उनके नेतृत्व में देश को ज्यादा पैदावार वाली गेहूं और धान की कई नई प्रजातियां मिली। वो फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में भी रहे और इस दौरान उनको कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा माना जाने वाला पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उनको इकोनॉमिक इकोलॉजी का पिता भी कहा। 1954 में उन्होंने कटक के सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट बॉटनिस्ट के तौर पर कामकाज शुरू किया। उनकी पहचान एक अच्छे शिक्षाविद ही नहीं, एक अच्छे प्रशासक की भी रही। वैसे एमएस स्वामीनाथन सम्मानों के मोहताज नहीं रहे, लेकिन भारत रत्न उनकी प्रतिभा और योगदान के लिए बेशक सबसे बड़ा सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।